तो जोशीमठ आपदा को लेकर सरकार तैयार है और आपदा से पहले की आहट को महसूस करने के बाद सरकार ने कुछ राहत और मरहम का जिक्र किया है, मुआवजे का मरहम। लेकिन क्या सरकार वाकई संजीदा दिखाई दे रही है ऐसे मसले में जहां पर जोशीमठ कभी भी तबाह हो सकता है? हम सीधा रुख कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं। हरीश रावत वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत लंबा तजुर्बा और अनुभव उनका जो है उत्तराखंड की सेवा में गुजरा है। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। बहुत धन्यवाद आपका। रावत जी, क्योंकि बहुत लंबा तजुर्बा आपका उत्तराखंड की सेवा में गुजरा है, तो मैं आपके अनुभव के लिहाज से ही पहला सवाल जोशीमठ को लेकर आपसे जवाब चाहूंगा। और पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है, क्योंकि आपका एक सवाल का जवाब बहुत कुछ सवालों के जवाब दे जाएगा। सवाल मेरा यह है आपसे कि अगर आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होते मौजूदा वक्त में, जोशीमठ को लेकर पहला कदम आपका क्या होता? देखिए, पहला कदम जो होना चाहिए था वो है कि आप आपदा का आकलन कर उसका जो कारण है उसका निवारण करो, और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं या जो क्षेत्र प्रभावित हो रहा है उनको सुरक्षित स्थान पर बसाओ, लेकर के जाओ, और उसका पूरा खर्चा पूरी व्यवस्था सरकार उठाए। और उसके साथ साथ आप लोगों को, जिन लोगों के व्यवसाय खत्म हो रहे हैं, जिन लोगों के होटल तोड़े जा रहे हैं, दुकानें प्रभावित हो रही हैं, व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं, उन सब लोगों के लिए जो उचित मुआवजा हो सकता है, जो उसकी दर है, जो उसका तरीका है, वो उनको बता दो, ताकि आदमी आश्वस्त रहे कि हाँ, मेरे ऊपर प्राकृतिक आपदा आई, मेरी बर्बादी आई, और उस बर्बादी में मेरी सरकार मेरे साथ खड़ी है, और वो मेरी घर को, मेरे द्वार को, मेरे बिजनेस को, मेरे परिवार को फिर से खड़ा करेगी, मुझको सहारा देगी। उचित मुआवजा तो सरकार ने काम जो करना चाहिए जी, कि आपको जब जोशीमठ जैसी स्थिति हो कि जहां पूरा एरिया धंस रहा हो, एक जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में हो, और उसके ऐतिहासिक पौराणिक महत्व को देखते हुए आप उससे लगे हुए क्षेत्र को, सुरक्षित क्षेत्र को छांट कर वहाँ वैकल्पिक जो है आप दूसरा जोशीमठ बसाइए, और जो आज का जोशीमठ है उस जोशीमठ को इस स्थिति में पहुँचाने के लिए जो कारण है उन कारणों का निदान कर रही है। और उसके लिए आपको यदि टनल बंद करनी पड़ी है, कुछ और चीज़ करनी पड़ी है, वो सब कदम उठाइए। यानी आप अगर मुख्यमंत्री होते सबसे पहले टनल और दूसरा जो विस्थापन करने का जिक्र आप कर रहे हैं वो करना चाहिए। और दूसरी बात, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही। नहीं, मैं लोगों की जान बचाता, लोगों की जान बचाने का पूरा खतरा लेता, जो उनके व्यवसाय खत्म हो रहे हैं उसके लिए मुआवजे की नीति बना करके उनको मुआवजा देता, सब लोग उसमें कवर हो जाते। तीसरा काम ये करते, ध्वस्तीकरण से पहले कहाँ आप नया जोशीमठ बनाएंगे वहाँ उनको बसाता। और चौथा काम ये करता कि जो जोशीमठ है जिसकी ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है, उसको इस रूप में चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहुंचाने के लिए जो स्थितियां जिम्मेदार हैं उन स्थितियों का निराकरण करता है, चाहे उसमें एनटीपीसी की टनल को बंद करना भी सम्मिलित हो। अगर नया जोशीमठ के विकल्प के तौर पर आपके जहन में कुछ जगह है वैकल्पिक तौर पर, अगर आप अभी मैं आपसे जानना बिल्कुल मैंने कल चीफ मिनिस्टर से भी हमने बातचीत की थी, और कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि जोशीमठ के पास में सरकार की अपनी ही जमीन है, बल्कि वो जोशीमठ का भाग है, और वहाँ खतरा नहीं है, वो भूगर्भीय तौर पर, दूसरे तौर पर सुरक्षित स्थान है। आप वहाँ जगह दीजिए, मेरे होटल की, मेरी दुकान का, मेरे घर का मुआवजे का रेट तय कर दीजिए। उसके लिए बद्रीनाथ में जिस आधार पर लोगों को मुआवजा दिया है, जिनको हटाया गया है, उस आधार पर कर लीजिए। आज मीनाक्षी सुंदरम जी ने वहां कुछ ऐलान किए हैं और उन्होंने कहा है कि मुआवजे को लेकर सरकार संजीदा है। नहीं, आप संजीदा हैं, संजीदगी आपकी दिखाई नहीं दे रही है। आपका बुलडोजर मेरे घर के सामने दिखाई दे रहा है। यदि जिलाधिकारी ये कह दें इस रेट पर हम ये मुआवजा देंगे और ये तरीके हैं,
तो फिर ये स्थिति आएगी नहीं विरोध की। लोग जब मेरा घर तोड़ोगे और मुझको क्या दे रहे हो कुछ पता नहीं है, तो मैं उसी घर में मर जाना पसंद करूंगा क्योंकि मैं तो उसी समय मर गया जब मेरा घर टूट बर्बाद हो रहा है। रावत जी, एक बात और, आप वहां पर गए, आपने देखा, मुआयना किया, क्या लगा आपको कि क्यों ऐसी एकाएक त्रासदी तो आई नहीं? आपकी भी सरकार रही, तब उस वक्त भी यही सवाल उठ रहे थे कि जोशीमठ कभी भी धस सकता है। आज स्थिति पहली जो आवश्यकता है फौरी, और देखिए मीडिया के दोस्त भी दूसरे लोग भी उसके जो कारणों की चर्चा कर रहे हैं, फिर वो लंबा हो जा रहा है मामला जी। हम ये कह रहे हैं कि अब ये जो फौरी चीजें हैं, अब जैसे जानवर ठंडे में मर रहे हैं, आदमी को तो घर में कर दिया, जानवरों का क्या होगा जी? अब उनके कैटल फीड का क्या होगा? अच्छा, जिसकी दुकानों को आपने खतरनाक घोषित कर दिया है और उसके दुकान की किस्त आई है उसको कर्ज की, वो कर्ज का भुगतान कहाँ से करेगा? आप उसे कह रहे हो दुकान बंद कर दो, उसी से किस्त अदा करनी है। तो इस तरीके की बहुत सारी फौरी जरूरतें हैं, तो पहले उन पर वो कर लेते। हाँ, ये एक बात है कि जोशीमठ पहले ही बड़ा एक संवेदनशील जगह पर बसा हुआ है। कहते हैं यहाँ कभी धसाव हुआ था, भूस्खलन हुआ था, उसी के मलबे पर ये आज का जोशीमठ बसा हुआ है। बिल्कुल, इसलिए वहाँ ड्रेनेज सिस्टम को पुख्ता रखा जाता था। हमारी सरकार ने 2014 में स्टैंडिंग ऑर्डर दिए, 4 ऑर्डर्स दिए। हमने कहा एक तो ड्रेनेज सिस्टम पीडब्ल्यू मेंटेन करेगा जी, और इसको एक भी ड्रॉप पानी का नीचे न जाए, बल्कि सब निकल करके अलकनंदा में चला जाए। दूसरा, अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर जो नीचे से कटाव हो रहा है जोशीमठ का, उसको रोकने के लिए वहाँ ठोकरें बनाई जाए। हमने उस पर काम भी शुरू करवा दिया था। तीसरा, हमने कहा यहाँ लाइट मटेरियल के घर बनेंगे और उसके लिए कदम उठाए जाए। लोगों के जो भी आगे घर बनाए उसके लिए बनाए, और हमने कहा राज्य सरकार सब्सिडी देगी उसके लिए। तीसरी, हमने एक एसओपी तैयार की नगर पालिका के लिए, जिसमें प्लास्टिक से लेकर के वेस्ट मैनेजमेंट की नीति स्पष्ट की। कितने मुआवजे की मांग आपके इन्होंने जी मुआवजे के लिहाज से आपको क्या लगता है कि फौरी तौर पर राहत कितनी होनी चाहिए? क्योंकि सरकार 1.5 लाख का जिक्र कर रही है। देखिए फौरी राहत का तो आप दूसरी जगह बसा दीजिए। आप जो भी आप 85,000 दीजिए, 25,000 दीजिए, लेकिन पहले आदमी फौरी राहत तो तब पकड़ेगा, वो 1.5 लाख भी पकड़ लेगा, 2 लाख भी पकड़ लेगा, धन्यवाद के साथ पकड़ लेगा, बशर्ते आप उसको ये बता दीजिए कि रेट क्या होगा, किस आधार पर देंगे आप। आदमी तो ये समझ रहा है कहीं ऐसा नहीं तो नहीं है 1.5 लाख में ही मुझसे जयराम जी की कह दे रहे हैं। नहीं, आपका सुझाव क्या है? क्योंकि मैं बार बार ये जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आपने शासन प्रशासन के नजरिए के साथ पहाड़ की सेवा भी की है। जी, हमने बद्रीनाथ में अभी हम लोगों का विस्थापन कर रहे हैं, जिनके घर ले रही है सरकार, खाली करवा रही है, तो खाली करवा रही है। उसके जो रेट्स है जोशीमठ और बद्रीनाथ में कोई अंतर नहीं है, दोनों की जमीनों के समान तरीके के मूल्य है। आप उस आधार पर दे दीजिए, और आप दे मत दीजिए, आप घोषणा कर दीजिए, फिर लोग नहीं कहेंगे हमारे घर को न तोड़िए करके। अच्छा, आप पहले बुलडोजर भेज रहे हैं जी, पहले ये नहीं बता रहे किस तर्ज में आप मुआवजा देंगे। जब बहुत दबाव में आए तो आपने कह दिया 1.5 लाख, आपने कह दिया 1.5 लाख अंतरिम सहायता दे देंगे। अब आदमी समझ रहा है कहीं 1.5 लाख ही में बाकी के लिए मैं लटकता फिर जाऊं। अच्छा, आपके शासनकाल के वक्त आप मेरी बात समझिए ना जी। आप जिसका घर उजड़ रहा है, जिसको तोड़ रहे हैं बुलडोजर से, उसकी मानसिकता से सोचिए ना। बिल्कुल, ये कोई विश्वास अविश्वास का सवाल नहीं है। रावत जी, जब आपका शासनकाल था हमने देखा कि आपने हरेला जैसे पर्वों को एक महत्व दिया। मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूं कि एक सोच थी उत्तराखंड को लेकर, आपका एक विजन था कि हरेला जैसे पर्वों को भी हमने तवज्जो से बनाया। लेकिन अब
क्योंकि हुमा भारती का एक बड़ा बयान आया, वो ये कह रही हैं कि 3 तरह के माफिया बहुत हावी हैं, शराब माफिया, खनन माफिया और ये पावर माफिया। आप इत्तेफाक रखते हैं ये जो त्रासदी हो रही है प्राकृतिक तो नहीं है आपदा? मैं उमा भारती जी के दर्द को समझता हूँ। वो वो देखो, वो शराबबंदी के लिए हमेशा काम करती रही है, लेकिन आज जिस तरीके से उत्तराखंड नशे के आगोश में चला गया है वो चिंताजनक स्थिति है। पावर माफिया उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि हर जगह खोद दिया जा रहा है। अच्छा, और ये पावर वाले में भी ये हो रहा है कि बिजली निकालो, प्रोजेक्ट लो, काटो और बना करके भाग लो। उसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसका पालन करना है, किस तरीके से बाघ की सुरक्षा करनी है, किस तरीके से उस इन्वायरमेंट की रक्षा करनी है, उसका पालन नहीं हो रहा है। रैनी में हमने देखा यही तब बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है कि रावत जी राजनीति कर रहे हैं ऐसे मुश्किल वक्त में। भैया, सन्यासी भी भाजपा के राज में सब राजनीति करते हैं, पार्लियामेंट होते। मैं मेरा तो काम ही, मैं तो राजनीति में हुई हूँ, लेकिन इस मामले में राजनीति नहीं कर रहे। आप हमको अवसर क्यों दे रहे हो राजनीति करने का? आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने, धन्यवाद देगी, हम राजनीति मुलाकात करने पहुंचे और एक उम्मीद है आप उत्तराखंड की, हमेशा से आपको एक उम्मीद के नजरिए से देखा गया है। तो मैं इसलिए बार-बार 7 सूत्री जी एक ज्ञापन दिया और उनको कुछ सुझाव भी दिए। हमने कहा भाई ये चीजें, ये कदम उठाइए, बल्कि चीफ मिनिस्टर ने उन बातों को बातचीत में अप्रिशिएट भी किया। लेकिन बुनियादी बात है मुआवजे को लेकर के और विस्थापन की दर को लेकर के। अब उसको आप तय करिए ना। अभी तक आपने मंत्रिमंडल की बैठक ही नहीं बुलाई, आप करिए ना क्या क्या है। और दिल्ली से कहिए, हम तो आपकी मदद करने के लिए कर रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा मानो करके, ताकि दिल्ली खजाना खुले। वहां से मैं एक लाइव में कमेंट आया है, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं आपसे। वो दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वैकल्पिक तौर पर हरीश रावत जी की क्या राय है कि गैरसैंण को हमने राजधानी के रूप में स्थापित किया, तो क्या विस्थापन जैसी समस्या आ रही है तो विधानसभा के द्वार क्यों नहीं खोल दिए जाते आम जनता के लिए, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो गैरसैंण को लेकर? देखिए, जोशीमठ से आदमी हटना नहीं चाहेगा। उस जगह का एक अलग सा महत्व है। बिल्कुल, वहाँ तो जो आया वो जोशीमठ का बन करके रह गया। वहाँ की कठिन जिंदगी, वह क्योंकि लोग उसमें आध्यात्म को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। दूसरी, ये केवल एक सिंपल विस्थापन नहीं है जी। और फिर दूसरी बात यह है कि आप आजकल तो प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल वो सब मिलता है। अभी तक तो जितने दिन इस पर डिस्कशन में लग गया है, उतने दिन में तो प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज बन जाते हैं, टॉयलेट बन जाते हैं, दूसरी चीज बन जाते हैं। कहीं बना करके तो दो। रावत जी, एक और महत्वपूर्ण विषय भी है कि ऋषिकेश, उत्तरकाशी, टिहरी, तमाम जगह ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर दरार की खबरें आ रही हैं कि दरार पड़ रही है। इन्होंने सारी सड़कों को खड्डा सड़कें बना दिया है। उत्तराखंड के अंदर इस समय सड़कों में खड्डे नहीं हैं, बल्कि गड्ढों में सड़कें हैं इस समय। जो इसके पीछे वजह क्या आपको दिखाई दे रही है? चकाचक सड़कें दे करके गए, और आज इस सरकार का अंदाज लगाना है तो आप ये सड़कों के गड्ढों को देखिए आप। इसके पीछे और मैं एक जिलाधिकारी को कोट कर रहा हूं, जिस जिलाधिकारी ने मसूरी में कहा कि मैं यही बैठ करके तुमसे वो गड्ढे ठीक करवाऊंगी, ये तुमने गड्ढे को क्या हालत करके। जब मसूरी में जो हमारा आईना है, आईना इतना दरक गया, इतने गड्ढे थे, तो आप अंदाज लगाइए क्या स्थिति होगी। नहीं रावत जी, वजह क्या है कि उत्तरकाशी से भी ऐसी खबरें आ रही है, ऋषिकेश से भी, मसूरी से भी, ये मतलब बहुत गंभीर मसला है। भैया, पानी निकासी के सिस्टम पर इन्होंने जोर ही नहीं दिया। नालियां चौक पड़ी हुई हैं, सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है। तो आप लगा लीजिए क्या 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 होना है स्थितियों को जो है। केंद्र गंभीर दिखाई दे रहा है आपको? जो न कुछ काम रेल परियोजना हमारे समय में मंजूर हुई नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में, इन्होंने जल्दी करने के चक्कर में सारे टनल में निकाल दिए अंदर ही अंदर। अब वो जहां टनल गई है ऊपर की लेयर दरक रही है।
केंद्र मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको इस विषय पर? देखिए, केंद्र तो एक प्रचारक है ये। हाँ, और आप उनके माध्यम है मीडिया। हाँ, सरकार जो परोसती है आप देश को दिखा देते हैं, देश उसमें मगन है। नहीं, हम तो बाकी हम अपोजिशन के लोग हैं कुछ जो है, हम आप भूखे भजन हो न गोपाला, जनता के वोट हमको मिल नहीं रहे हैं। वो कहते हैं यार ये कांग्रेसी तो हारे हुए हैं, ये लोग क्या देंगे करके। ये तो आप हैं, आपने याद कर दिया। नहीं रावत जी, ये तो हमेशा आपका प्रेम रहा है इंडिया वॉइस पर। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि ऐसी स्थिति में जो आपने बताया कि सरकार संजीदा होती तो ये स्थितियां नहीं होती, आपने मुख्यमंत्री से आग्रह किया और आपकी बातों को गंभीरता से सरकार लेती है, हमने कई बार देखा। अब क्या आपको उम्मीद दिखाई दे रही है? मुख्यमंत्री नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी बहुत व्यवहारिक व्यक्ति भी हैं, संवेदनशील भी है। इधर मुझको लग रहा है कि जोशीमठ को लेकर के जो कदम उठा रहे हैं ये क्यों गड़बड़ा रहे हैं, क्यों, कौन है ये, क्यों हो रहा है ऐसा, इनके ये क्यों निर्णय लेने में लड़खड़ा रहे हैं। एक बोल्ड निर्णय लेना चाहिए भाई, हम केंद्र से मदद मांगेंगे और इस दर पर हम आपको मुआवजा देंगे। सलाहकार और यहाँ हम नया जोशीमठ बैठाएंगे, पुराने जोशीमठ को बचाने के लिए पूरे राष्ट्रीय उपाय काम में लाए जाएंगे, उसको हम पुराने स्वरूप में लाएंगे। क्या सलाहकार सही नहीं है मुख्यमंत्री के जो उनको सलाह दे रहे हैं इस तरह की? भाई, जनता के साथ भाव तौल करने की सलाह नहीं हो मुझे। जनता की भावना को समझना पड़ता है। आप बुलडोजर चले इसके पक्ष में हैं, समझना पड़ता है, वहां उसकी मुसीबत को समझना पड़ता है। मैं यदि मेरे समय में मुझसे कोई कहता, मैं कहता भाई डीएम साहब सुनो, ये पहले मुआवजे का क्या दोगे, उसका मैसेज उनको दो, तब उसके बाद ये बुलडोजर वाली बात करना। हाँ, ये उनके सहयोग से चलेगा, उनको डरा करके नहीं बैठेगा। नहीं, मीनाक्षी सुंदरम जी को भी तो आदेश गया होगा, तभी तो उन्होंने ये ऐलान किया। अब मुझे मालूम नहीं, यदि आदेश दिया तो इतना भावताल क्यों। मैं तो बड़ा खुश हुआ जब कहा कि मीनाक्षी सुंदरम जा रहे हैं वहाँ। मैंने कहा भाई चीफ मिनिस्टर ने ऑथराइज किया होगा। अब वो वहाँ कब कह रहे हैं 150 रुपया 1.5 लाख रुपया अंतरिम मुआवजा ले लो, ये कर लो, ये कर। अब ये कोई बात थोड़ी है। नई टिहरी में भी तो यही समस्या आई थी। मेरी क्षति कितनी है ये मुझे बता दीजिए, कह दीजिए, हम इसकी पर्ची पूर्ति करेंगे। नहीं रावत जी, ये समस्या तो नई टिहरी बसाने के वक्त भी आई थी ना। नई टिहरी बसाने के वक्त भी ऐसी समस्या आई थी। देखिए, नई टिहरी बसाने की स्थिति दूसरी है, यह आपदा की स्थिति है जी। और उस समय ठीक है, सब लोग अपना व्यवहारिक वो चाहते थे। हाँ, तो दिक्कत है, सरकार कहती थी भाई इतना करेंगे, इतना नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, और वो बहुत बड़ा, हाँ, वो भी एक मामला था, बहुत बड़ा मामला था। ये भी बड़ा मामला है, ये भी बड़ा मामला है, लेकिन उसमें निर्णय तो साफ था कम से कम कि जमीन देंगे, उसमें निर्णय साफ था कि इतना मुआवजा देंगे, रेट ये होंगे जी। पहले उजाड़ थोड़ी दिया गया था, पहले ये सब चीजें तय की गई थी ना, मोटी मोटी। अब उसमें कम नाप जोक कितनी आएगी, कम ज्यादा क्या होगा, वो एक दूसरा प्रश्न था। रावत जी, क्या सरकार आपदा आने का इंतजार कर रही है अभी भी? क्योंकि ये आपदा की आहट है, ये अभी आपदा नहीं है। आपको ऐसा महसूस लग रहा है मेरे को ऐसी आपकी बातों से कि भगवान हमको डराइए मत। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए आखिरी आपदा सिद्ध हो जी। हाँ, मुझे डराइए मत। लोग कह रहे अब है वैसे ये भूकंप के हिसाब से संवेदनशील क्षेत्र है। हाँ। हमें डर है नहीं, ये हमारा नया हिमालय है, बल्कि हम हिमाचल से भी ज्यादा नाजुक हैं। ये चोट हमने केदारनाथ आपदा में भी खाई थी और उसके बाद आपने बकायदा पूरा जिम्मा अपने हाथों में लिया था, ये भी पूरे देश ने देखा। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, उससे हमने कोई सबक लिया केदारनाथ आपदा से? हम क्या कह सकते हैं, लोगों ने हम ही को सबक सिखा दिया। तो लोग अब वो तो जनता जनार्दन है नहीं। अब उसके बाद जो लोग आए, हाँ। वो लोग विशाल अपार बहुमत के साथ आए, हाँ। इसीलिए उन्होंने जोशीमठ का ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए
हमने प्लास्टिक मुक्त और कचरा मुक्त जोशीमठ का एसओपी जो था और उसके लिए पैसा देते थे वो उसको बंद कर दिया। ठोकरों पर नीचे काम बंद कर दिया। अब क्योंकि वो अपार बहुमत के साथ आए, हमने चार धाम यात्रा मार्ग का प्रोजेक्ट बनाया। डीपीआर हमारे समय में तैयार हुआ। मैंने अध्यक्षता की, प्रधानमंत्री जी ने लोस्टोटन किया उस कार्यक्रम का जी, और बाद में उसका नाम ऑल वेदर रोड कर दिया। हमारे समय में मिनिमम कटिंग, मैक्सिमम विड्थ और नो फिलिंग, ना नो फॉलिंग, ओनली फिलिंग, ओनली फिलिंग, मतलब लुढ़काओ कोई का पर पूरी तरीके से रोक, मग डिस्पोजल की पहले व्यवस्था करो। ये सब तय था। और हमारे जाने के बाद उसको कॉन्ट्रैक्टर्स पैराडाइज बना दिया। अब मैक्सिमम कटिंग, बड़े बड़ी मशीनें, विस्फोटक और काटो, लुढ़काओ नीचे गंगा में, ताकि जो हमारे कीमती जंगल है वो सब नष्ट हो जाए। धामी मंत्रिमंडल के अंदर जो लोग मंगू के पेड़ों को काट रहे हैं, उतीस के पेड़ों को काट रहे हैं, देवदार के पेड़ों को काट रहे हैं, आप अंदाज लगा लीजिए कितने वो हमारे पर्यावरण को और उत्तराखंड के प्रति संवेदनशील है। लेकिन वो अपार बहुमत से जीते हुए हैं। धामी मंत्रिमंडल गंभीर दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि यही सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके मंत्री कहां हैं? के साथ जीते हुए तो कुछ अलसाए से है। इसीलिए एक 20 दिन से सारा देश हमारी आपदा को डिस्कस कर रहा है, लेकिन उत्तराखंड का मंत्रिमंडल अभी बैठा ही नहीं है। मंत्रिमंडल के कई मंत्री बताया जा रहा है कि राज्य में जिस वक्त ये स्थिति पैदा हुई वो बाहर थे। वो मैं कहाँ थे, अब इस पर सब टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना भर कह रहा हूं, आज 11 तारीख है, 11 तारीख है। 1 तारीख से सारी सनसनीखेज डरावनी खबरें आने लगी थी। आज तक मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई। दैवीय आपदा प्रबंधन सचिव 7 या 8 दिन बाद जोशीमठ गए और फिर लौट करके आ गए। फिर मुख्यमंत्री जी गए, लोगों से मिले नहीं। प्रशासन ने लोगों का, लोकल विधायक तक को जो है आउट ऑफ बाउंड रखा। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि कितनी संवेदनशीलता है। राजेंद्र भंडारी जी से बात हुई थी आपकी इस विषय को लेकर? हाँ, मैं साथ थे, एक रात हम साथी थे, वहीं जोशीमठ में साथी थे। तो क्या मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई? जो मुझे पता चला, मुझे कहने में भी दिक्कत हो रही है इस बात को। हाँ, रावत जी, जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं आखिरी सवाल ले रहा हूं और मैं चाहूंगा और हाथ जोड़ के हम भी ये विनती करेंगे, प्रभु से ये विनती है हमारी कि जोशीमठ में उनको सुरक्षित अब प्रभु को ही रखना है। और यही हाथ जोड़ के हमारी भी विनती है, प्रभु के हाथ में ही सब कुछ है। जोशीमठ की आवाम इस वक्त आपको सुन रही है, कोई संदेश देना चाहेंगे आप जोशीमठ की आवाम को? सारा उत्तराखंड उनके साथ है, देश की भावनाएं उनके साथ है, और हम सरकार को बाध्य करेंगे कि वो जोशीमठ की भावना को समझे और उसके अनुरूप समाधान निकाले। रावत जी, लाइव में कमेंट आया चलते चलते, वो कह रहे हैं कि रावत जी क्यों खुद दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से गुजारिश करते कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करें? हम अभी मुख्यमंत्री से मिले हैं कल, आज उपवास रख करके हमने उनको फिर फोर्स किया है। हमने कहा भाई तुम कुछ कर नहीं रहे हो, और नहीं होगा तो फिर दिल्ली जाएंगे। सतपाल महाराज की गंभीरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आपका आकलन? वो तो गंभीर रहते हैं, मौसम के अनुसार पगड़ियां बदलते हैं बहुत। रावत जी, आपने इंडिया वॉइस को वक्त दिया और बहुत महत्वपूर्ण बातों को आपने जिक्र किया। पहले मुआवजा, फिर उसके बाद घर को तोड़ा जाए, आपने ये जिक्र किया मानवता के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश रावत, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज, जिन्हें आप सुन रहे थे। जोशीमठ आपदा को लेकर उनका बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि बुलडोजर तभी चले जब पहले मुआवजा मिले, और मुआवजे की मरहम के बाद ही बुलडोजर को चलना चाहिए, वो भी उसके पक्ष में नहीं है। फिलहाल सरकार की संजीदगी को लेकर भी सवाल हरीश रावत ने उठाए। तो ये थे हरीश रावत, एक्सक्लूसिव बातचीत जोशीमठ को लेकर।
सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।